वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले लेसन में फंक्शंस और उसकी तमाम टाइप्स को स्टडी किया। अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 17.5 में क्वेश्चन 7 तक तमाम क्वेश्चंस कर लिए थे या आप लोगों को करने को दिए थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रिलेशंस के साथ ही मुझसे मुताल्लिक़ है। लेट्स सी दैट if xy represent elements of W, what does it mean by W? Find domain and range of the following relations. देखिए W से क्या मुराद है? W से मुराद है होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे नेचुरल नंबर थे, लेकिन इसके अंदर ज़ीरो भी शामिल हो जाता है। ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, इसके अलावा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने डब्लू में दे दिया, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों होल नंबर्स का हिस्सा हैं, जो दोनों मेंबर्स हैं यहाँ पे। अब जो रिलेशनशिप दी है उन्होंने क्या दी है? पहली वाली पार्ट 1 इट सेज कि इस रिलेशनशिप के मेंबर हैं एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई दोनों होल नंबर्स में से ही आएंगे। ठीक है जी। और सच दैट अब एक्स एंड वाई को उन्होंने एक तरह से रिलेट कर दिया है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये रिलेशनशिप है एक्स और वाई के दरमियान, और हमें ये रिलेशन ढूंढनी है। ठीक है। और डोमेन एंड रेंज दोनों जो है इसकी वो होल नंबर है। ये एक्स के जो मेंबर्स होंगे सारे के सारे वो डोमेन कहलाएंगे, लेकिन वो होल नंबर में से ही आएंगे। वाई के जो मेंबर्स होंगे वो रेंज कहलाएंगे, वो भी होल नंबर्स में से ही आएंगे। अब हमें पहले एक्स और वाई को ढूंढना है, और एक्स और वाई क्या है उसके लिए हमें एक ये कंडीशन दे दी है। ये एक लीनियर इक्वेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हमें ढूंढना पड़ेगा एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। चूँकि एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आ गए, हम क्या करेंगे? कुछ भी मेंबर इसमें आ सकते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को ज़रा एडजस्ट करना होगा। मैंने बताया था इसमें कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे, एक को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, इस तरह से कि हम एक को वैल्यू दे सकें तो दूसरे की वैल्यू निकल आए। तो मैं इस इक्वेशन को ज़रा एक सूटेबल शक्ल में लेकर आ रहा हूँ पहले, फिर देखते हैं कि इसका क्या होता है। वाई यहाँ है, मैं 3x को यहाँ ले आता हूँ। सो वाई विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3x। अब हम यहाँ x को, ये इस वक्त y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन चुका है, और x जो है इसको ये भी कहते हैं कि y जो है इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ठीक है, ये इस इक्वेशन का सब्जेक्ट है, ये इस फार्मूले का सब्जेक्ट है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं दिस इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये y वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है, और ये किस पर डिपेंडेंट है? ये x पर डिपेंडेंट है। और x जो है वो क्या है? दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ाद है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी वैल्यू ले सकता है कोई भी। लेकिन जब हम वैल्यू x को देंगे तो फिर y की वैल्यू निकल कर आएगी। y डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकता, y से x को वैल्यू नहीं मिलेगी, x से y को वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। होल नंबर्स हमें चाहिए, और हम होल नंबर्स को x में को वैल्यू देना शुरू करेंगे। x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y की वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं जो इस कंडीशन के मुताबिक हों और होल नंबर हों। जहाँ दोनों होल नंबर होंगे हम उस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, और जो होल नंबर नहीं होगा उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू में दे रहा हूँ x इज़ इक्वल टू 0, पहली वैल्यू। तो y किसके बराबर होगा? y होगा 11 माइनस 3 इंटू 0। सो y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 0 इज इक्वल टू 11। अब देखिए मैंने होल नंबर दिया था, और जो आंसर आ रहा है वो भी एक होल नंबर है, लिहाजा वो इस रिलेशनशिप में आ सकता है। इसको एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिखेंगे।
लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर टू राइट ऑर्डर्ड पेयर। इसका जो ऑर्डर पेयर आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है और वाई की वैल्यू 11 आ रही है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब हम एक्स को वैल्यू देते हैं 1, तो क्या होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 1। तो y किसके बराबर होगा, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब देखिए मैंने x को वैल्यू 1 दी थी जो कि होल नंबर है, और y की वैल्यू 8 आ रही है जो कि होल नंबर है, दोनों होल नंबर है। तो यही बात हमें बताई गई थी कि x और y दोनों होल नंबर होने चाहिए। तो ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं ये दोनों वैल्यूज़। ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये होगा 1 and 8। नेक्स्ट ट्राई करते हैं वैल्यू। हम अब वैल्यू देते हैं x को 2, x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन यही है हमारे पास, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। तो ये होगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x की जगह x की वैल्यू डाल दी हमने। तो क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। अगेन बड़ी खुशी की बात है कि दोनों के दोनों होल नंबर्स आ रहे हैं 2 और 5, लेकिन ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू आई 5। नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करेंगे, अभी भी होल नंबर है। जब तक कि हम एक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते हम इसको ट्राई करते रहेंगे। नेक्स्ट वैल्यू मैं x की ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 3, तो y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 3। सो y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। अगेन दोनों होल नंबर्स हैं, लिहाजा हमारे पास चौथा ऑर्डर पेयर भी आ गया। 2 आ गई y की वैल्यू, x की वैल्यू थी 3, तो ये हो गया 3 and 2। हमें एक वैल्यू और ट्राई करनी चाहिए कि आया वो होल नंबर। नेक्स्ट वैल्यू कि x को मैं ले रहा हूँ 4, तो y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 4। ये हो जाएगा 11 माइनस 12 इक्वल टू -1। -1 होल नंबर्स में मौजूद नहीं है, लिहाजा जैसे ही हमारी x की वैल्यू 3 से ऊपर जाती है तो जो रेंज है वो होल नंबर से बाहर चली जाती है, लिहाजा ये हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे पास इस फंक्शन का हिस्सा नहीं है। अब हमारे पास जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशन की बात हो रही है, हमारे पास इसमें 4 ऑर्डर पे आए, 0 11 है, 1 8 2 5 एंड 3 2। इनको हम यूज़ करेंगे एंड वी विल गेट अ रिलेशन। मैं रिलेशनशिप यहाँ लिखने लगा हूँ कि इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आ रहा है, हमें ये ऑर्डर पे लेने 0 1, देन हमने लिया 1 8, फिर हमने लिया 2 and 5 आया उससे। इनपुट हमने 2 दी थी तो आउटपुट 5 आई। फिर हमने इनपुट जब 3 दी तो आउटपुट 2 आई। दैट्स ऑल। ये है रिलेशन, ये हमारा आंसर है 0 11, सॉरी 0 11। सो ये 4 हमारे पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं इस रिलेशन में, जिसमें कि ये एक्स और वाई को रिलेट करने के लिए इक्वेशन दी गई थी और इससे हमने इस रिलेशनशिप के 4 मेंबर्स ढूंढे। हो सकता है ये रिलेशन को फंक्शन हो, लेकिन हमसे फंक्शन की बात नहीं की गई है, हमें सिर्फ कहा गया कि रिलेशनशिप ढूंढिए, तो हमने रिलेशनशिप ढूंढ दी और उसके 4 मेंबर्स आ रहे हैं इसके अंदर। दैट वाज दी पार्ट 1। इसी तरह से इसका पार्ट 2 है। इसके अंदर होल नंबर ही हमारा करता धरता है, पूरा यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर, और वो है हमारे पास पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 ऐसा ही एक रिलेशन है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इसके मेंबर्स एक्स और वाई हैं ऑर्डर पेयर के, सच दैट
सच दैट उन्होंने कहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये रिलेशन दी है x और y के दरमियान। मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी समझाई थी कि इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें याद रखिए कि जो ये हमेशा पहला मेंबर होता है ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। x या x हो या a हो b हो, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, जो पहला मेंबर है उसी को हम हमेशा इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और जो दूसरा मेंबर है वो आउटपुट होता है, वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। लिहाजा जब हम इस इक्वेशन को सेट करेंगे x या y किसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट हमेशा हम उसको बनाएंगे जो सेकंड मेंबर होता है, ये हमारी आउटपुट है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाई को इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे, 6 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। अब y जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन चुका है या आउटपुट है, और x हमारा इनपुट है, और हमें यूज़ क्या करने हैं, होल नंबर्स। हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों होल नंबर्स में से होने चाहिए। पहली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, तरीक़ेकार वही रहेगा। इक्वेशन में डालेंगे y इज इक्वल टू 0 माइनस 6। क्या जवाब आया, -6। ओ, पहली वैल्यू ही एडजस्ट नहीं हो सके, इसलिए कि -6 होल नंबर में नहीं है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, लिहाजा हम x की इस वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब हम x की कौन सी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू 6 से कम तो यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1 होगा, जो कि होल नंबर में नहीं है। सो हमें कम से कम जो वैल्यू x की यूज़ करनी है वो क्या यूज़ करनी है, 6 से कम वैल्यू यूज़ नहीं हो सकती। x इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो y विल बी इक्वल टू 6 माइनस 6, ये x की वैल्यू है, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू x की जो है ये भी होल नंबर्स में मौजूद है, और जो y की वैल्यू है वो भी होल नंबर्स के अंदर आती है, लिहाजा हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ये एग्जिस्टिंग है, मौजूद है हमारे आंसर में, दैट इज़ 0। x की वैल्यू हमने दी और y की वैल्यू आई 6। ओह सॉरी, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 आई है। नाउ अब हम इससे बड़ी वैल्यूज ट्राई करेंगे x की। अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 7, तो क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो ये ऑर्डर पे क्या बनेगा, x इज 7 एंड y इज 1। इस पैटर्न को देखिएगा। अब हम x को 8 लेते हैं, सो y विल बी इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर पेयर बनेगा 8 एंड 2। अब आप देखिए ज़रा, नोट कीजिएगा कि अब हम x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं और y की एक रिस्पेक्टिव वैल्यू उसमें आती जाएगी। अगर हम x को 9 रखते हैं तो भी y की वैल्यू आएगी, दैट विल बी 9 माइनस 6। इसमें नेगेटिव नंबर आने का सवाल ही नहीं, इसलिए कि जो नंबर हम रख रहे हैं अब वो 6 से बड़े हैं। तो जब तक हम 6 से बड़े नंबर रखते रहेंगे y की कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव आती रहेगी, होल नंबर का हिस्सा होगी। तो ये क्या आएगा, 3। तो इस तरह ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 9 एंड 3। इसी तरह अगर गौर करते जाएं तो ऑर्डर पे आते जाएंगे, 9 एंड 8 2, 7 1 था, 8 2 हुआ, 9 3 हुआ। तो नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट होगा 10 4। इससे नेक्स्ट क्या होगा, 11 एंड 5। इससे आगे जाएंगे तो और क्या आएगा, 12 एंड 6। तो ये तो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा इसके अंदर, ये तो चलता ही रहेगा हमेशा। ये तो इन्फिनिट सिलसिला है। तो फिर क्या होगा, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन को लिखा कैसे जाएगा। तो रिलेशन में इन्फिनिट मेंबर्स भी आ सकते हैं। देखिएगा, इसको मैं आंसर को लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला मेंबर हम लिया वो था 6 एंड 0, फिर लिया हमने 7 एंड 1। इनकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, ऑर्डर्ड पेयर की नहीं, ऑर्डर्ड पेयर आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। 8 एंड 2, और फिर मैं यहाँ इसको छोड़ दे रहा हूँ इस तरह से, 3 डॉट लगा के मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये
एक इन्फिनिट रिलेशन है x और y के दरमियान। दो सेट हैं, एक दोनों ही होल नंबर है, होल नंबर का होल नंबर से फंक्शन निकाला जा रहा है, क्योंकि x भी होल नंबर है, y भी होल नंबर है, तो ये इन्फिनिट रिलेशन है जिसके अंदर लामहदूद ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है, और मैं चाहता हूं कि हम एक सवाल फंक्शन का आज ज़रूर कर लें। ये रिलेशन थी, अब हम फंक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं, और फंक्शन क्या है ये हम सीख चुके हैं और हम अब जानते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 17.5 में। इसमें जो फंक्शन जिस तरह लिखा है मैं उसको एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि सवाल में किस तरह से फंक्शन दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन 9 इसमें कह रहे हैं एफ इज़ अ फंक्शन सच दैट, यहाँ पे कॉलन लगाया इन्होंने, सच दैट। मैंने आपको पहले बताया था कि सच दैट का निशान इस्तेमाल होता है। इसके साथ उन्होंने बताया कि दिस इज़ द फंक्शन ए से बी में है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट किस तरह की है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी की प्रोडक्ट है। ये इज़ अ फंक्शन गिवन बाई, अब उस फंक्शन की इन्होंने वैल्यू हमें दे दी है कि ये फंक्शन है क्या। एक रिलेशन है जो फंक्शन है 1 5 2 6 3 7 4 8, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे a और b, क्योंकि ये फंक्शन a इंटू बी है तो उन्होंने a और b को एक्सप्लेन कर दिया है कि a और b क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि a क्या है। a एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4, और b एक सेट है जिसके बारे में बताया है कि b इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर्स। और n क्या होते हैं मैं लिख दे रहा हूँ, जिसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। दिस इज़ अ फंक्शन a इंटू बी, ये फंक्शन है। रिक्वायर्ड क्या है इसके अंदर, ठीक है जी, राइट, इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। आपको इस फंक्शन की रेंज लिखनी है, को डोमेन लिखनी है, रेंज और डोमेन लिखना है। ऑल्सो राइट वैल्यूज़ ऑफ f2 एंड f4। तो पहला काम हम इसकी 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है, डोमेन क्या है इसका, को डोमेन क्या है इसका, और रेंज क्या है इसकी। देखिए सबसे पहले डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ए। लिहाजा सेट ए चूँकि डायरेक्टली गिवन है तो हमें इस रिलेशनशिप में ए को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फंक्शन है, इसके 4 मेंबर हैं 1 2 3 4 ए के, तो देखिए वो चारों मेंबर इसमें यूज़ होने चाहिए। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 ये चारों यूज़ हुए हैं तभी ये फंक्शन है। अगर ए का कोई भी मेंबर इसमें नहीं आता तो वो फिर फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन है तो लिहाजा चारों मेंबर होने हैं। लिहाजा डोमेन को ढूंढने के लिए हमें इसके अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं। सेट ए है वही आपका डोमेन है, 1 2 3 एंड 4। तो उसके बाद बात आ रही है कोड डोमेन की। ये भी अंडरस्टूड बात है, कोड डोमेन को तो आप कतई तौर पर इसमें नहीं तलाश करेंगे। कोड डोमेन जो है वो सेट बी है। इसमें जो आपको मिलेगी वो रेंज मिलेगी। ये फंक्शन है तो इसमें रेंज होगी, कोड डोमेन नहीं मिलेगी क्योंकि ये फंक्शन है। ये फंक्शन एक सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैपिंग की फॉर्म में नहीं है। अगर मैपिंग की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बड़ा, मैं मैपिंग की फॉर्म में भी आपको उसे लिख के दिखा दूंगा कि ये कैसे है। तो बहरहाल कोड डोमेन क्या है, कोड डोमेन नेचुरल नंबर्स है, सेट बी 1 2 3 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसकी रेंज क्या है, ये तो है कोड डोमेन। कोड डोमेन में तो इन्फिनिट मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड ऑन, बड़े इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इन्फिनिटी का वर्ड वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए।
रेंज, अब इसकी रेंज क्या है? रेंज वो मेंबर्स हैं जो कि इसमें इस्तेमाल हुए हैं इस फंक्शन के अंदर, जो आउटपुट में वो क्या है? 5, 6, 7 एंड 8। ये है रेंज। सो फर्स्ट पार्ट, जो पहली इनिशियल रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, वो ये थी अगर ये फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसकी कोड डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से। कोड डोमेन फंक्शन के अंदर कभी पता नहीं चलता, कोड डोमेन के लिए आपको सेट का पता होना ज़रूरी है। अगर मैं इसकी मैपिंग करूं, मैं मैपिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप चेक कर सकें, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब ए के मेंबर्स जो हैं वो तो हैं 1, 2, 3, 4, ये तो मैं आसानी के साथ लिख सकता हूँ। लेकिन कोड डोमेन में सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ये बी सेट जो है, तो क्या मैं सारे के सारे लिख सकता हूँ? यकीनन नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑन एंड ऑन। अब मैं ऑन एंड ऑन को इसमें डॉट लगा के नहीं लिख सकता, ये पॉसिबल नहीं है। वो सेट की फॉर्म में तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखे जा सकते, ये क्लोज्ड है। तो इसको मैपिंग करना आसान नहीं होगा। बहरहाल 1 किससे रिलेट हो रहा है? देखिए 1 रिलेट हो रहा है 5 से, 2 रिलेट हो रहा है 6 से, 3 रिलेट हो रहा है 7 से, और 4 रिलेट हो रहा है 8 से। तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन तो वही 1, 2, 3, 4 पूरा सेट है। और इसका मतलब ये हुआ, आप समझ लीजिए इस बात को, कि किसी भी फंक्शन में जो सेट ए है वो हमेशा फाइनाइट सेट होगा, वरना वो सारों को रिलेट नहीं कर सकेगा, पूरा यूटिलाइज ही नहीं होगा तो फंक्शन नहीं बन सकता। कि देखिए किसी भी फंक्शन की जो इनपुट्स होती हैं वो इन्फाइनाइट नहीं हो सकती, आउटपुट इन्फाइनाइट हो सकती हैं, ये इसका सबसेट है। जो रेंज है वो सिर्फ 4 मेंबर आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8, और बेशुमार मेंबर्स हैं सेट बी के अंदर जो हम लिस्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा रेंज जो है वो कोड डोमेन का सबसेट है। कोड डोमेन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 चलता ही चला जाएगा, उसकी तो कोई हद नहीं है। तो ये बाज़ औक़ात हमें मैपिंग करना पॉसिबल नहीं होता। मैपिंग तब होती है जब मेंबर्स सारे मालूम हों। इसमें में मेंबर मालूम नहीं है, लिहाजा ये मैपिंग नहीं की जा सकती। अच्छा जी, आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आपसे कहा गया है कि वैल्यूज़ निकालें फंक्शन की f of 2 and if I'm correct, f of 2 and f of 4। f of 2 क्या होगा कि हम इनपुट अगर देते हैं फंक्शन में 2 तो आउटपुट क्या आएगी? इधर देखिएगा, यहाँ पे कहीं इनपुट 2 नज़र आ रही है आपको? इनपुट क्या है? 1, 2, 3, 4, ये 2 इनपुट हमने दी, तो आउटपुट क्या आ रही है फंक्शन की? 6। तो इसका जवाब क्या होगा? 6। f of 2 इज इक्वल टू 6। फिर है f of 4 क्या होगा? इस फंक्शन में अगर 4 को इनपुट किया जाए तो आउटपुट क्या आएगा? यानी कि अगर x को 4 वैल्यू दें तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो फंक्शन देखिए कि इसमें 4 की वैल्यू दी गई है, 4 ये दिया हुआ है, आउटपुट क्या आ रही है? 8 आ रही है। ये हमारे आंसर है। f of 2 यानी कि इनपुट 2 फॉर फंक्शन f इज इक्वल टू 6, इनपुट 4 फॉर फंक्शन f इज इक्वल टू 8। यानी कि x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू 8 होगी। इसको इनपुट आउटपुट भी कहते हैं। ये फंक्शन ऑफ का आएगा और ये उसकी आउटपुट है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9। इसके आगे भी फंक्शन से रिलेटेड कुछ सवालात हैं जिनको हम इस वक्त मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि बहुत हैवी हो जाएगा लेसन। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन, एक्सरसाइज नंबर 17.5। थैंक यू वेरी मच।